हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास सब्जेक्ट ज्योग्राफी। हाँ तो बच्चों, हमारी 12th क्लास ज्योग्राफी में हमारा 19वां चैप्टर चलेगा आज, जिसका नाम है उद्योग। इंग्लिश में जिसे कहते हैं इंडस्ट्री। तो देखिए बच्चों, उद्योग द्वितीयक व्यवसाय के क्षेत्र में आता है। और उद्योग किसे कहते हैं कि जो प्राथमिक व्यवसाय से प्राप्त जो कच्चा माल होता है, उस कच्चे माल का जिन इकाइयों में रूप परिवर्तन किया जाता है और रूप परिवर्तन से उन वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाता है, तो ऐसी इकाइयों को उद्योग कहते हैं, जिसमें विनिर्माण, पुनर्निर्माण, पैकिंग, प्रसंस्करण आदि चीज़ें आती हैं। और उद्योगों के अंतर्गत वे सभी क्षेत्र आते हैं जिनमें कच्चे माल का रूप परिवर्तन करके नई वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। जैसे गन्ने से चीनी बनाना, कपास से कपड़े बनाना, इसके अलावा विभिन्न प्रकार की बेकरी उद्योग, जो भी वस्तु का परिवर्तन होता है वो सब उद्योगों में आता है। तो देखिए बच्चों, आज हम बात करेंगे उद्योग की। और सबसे पहले हम बात करेंगे भारत में औद्योगिक विकास की। तो देखिए, आगे चलते हैं कि भारत में किस तरीके से उद्योगों का विकास हुआ हमारे भारत में। तो देखिए बच्चों, भारत में कुटीर उद्योग का विकास। कुटीर का मतलब होता है घर, झोंपड़ी। तो घर वाले जो उद्योगों का विकास है वो अति प्राचीन काल से ही हो गया था, जिसके साक्ष्य यानी जिसके प्रमाण हमें सिंधु घाटी सभ्यता में भी मिलते हैं। उस कालखंड यानी उस समय में भारतवर्ष में सूती कपड़े, कांसे के बर्तन व अन्य वस्तुएं, जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे सिंधु घाटी सभ्यता के समय में। 18वीं शताब्दी तक भारत जलयान निर्माण में, यानी पानी की जो नाव वगैरह हैं उनके निर्माण में अग्रणी था। यहाँ उत्तम प्रकार के वस्त्र, आभूषण, धातु के बर्तन, सजावट, वैभव सदृश्य सामग्री के बदले संसार के अधिकांश देशों का सोना जो है वो, ये हजारे लिख रहा है, गलत है, ये हजारे की जगह हमारे आएगा, हमारे देश की तरफ खिंचा चला आता था। इसलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि हमारे भारत में विभिन्न प्रकार के उद्योगों का विकास था और उद्योगों से बनी हुई वस्तुओं की विश्व के देशों में इतनी डिमांड थी कि उसके बदले में दूसरे देशों से हमारे भारत में सोना आता था। किंतु ब्रिटिश शासन में, अंग्रेजों के शासन में, अंग्रेजों की शोषणपूर्ण नीति और औद्योगिक क्रांति के विकास के कारण भारतीय जो हस्तकला यानी घरों में जो उद्योग थे छोटे छोटे, उनको नष्ट कर दिया, चौपट कर दिया। भारत कच्चा माल भेजने की मंडी और तैयार माल का बाजार बनकर रह गया। कहने का मतलब, हमारे भारत में से कच्चे माल को ले जाते थे और अपने देश में उसको तैयार करके नया माल और उसको भारत में ही बाजार में बेचा जाता था। यानी दो प्रकार से शोषण हो रहा था। इस काल में दो प्रकार के उद्योगों को प्रोत्साहन मिला हमारे भारत में। पहला था कि भारतीय बाजार की मांग की जो पूर्ति है वो ब्रिटेन के उद्योग पूर्ति नहीं कर पा रहे थे। ऐसे उद्योगों का विकास हुआ हमारे भारत में, सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, सीमेंट, कागज उद्योग। और दूसरे उद्योग वे थे, वैसे उद्योग जिनका जो कच्चा माल है वो ब्रिटेन ले जाना लाभकारी नहीं था, यानी हानिकारक था। जैसे चीनी और जूट उद्योग, ये भार हैरास्य उद्योग हैं जिनमें वजन होता है, तो इनका कच्चा माल ब्रिटेन नहीं ले जाया जाता था, इसलिए ऐसे उद्योगों का हमारे भारत में विकास हुआ। इसके बाद में देखिए बच्चों, लौह इस्पात उद्योग में 1779 तमिलनाडु के अर्काट जिले में असफल प्रयास किया गया हमारे भारत में। और उसके बाद में 1872 में कुल्टी में बर्नपुर में सफल प्रयास रहा, जो आज भी कार्यरत है। ये हमारे भारत का पहला प्रयास था सूती वस्त्र उद्योग के निर्माण में, लौह इस्पात उद्योग, सॉरी। इसके बाद में एल्युमिनियम उद्योग सन 1837 में जेके नगर पश्चिम बंगाल में लगाया गया। उसके बाद में 1904 में सीमेंट का पहला असफल प्रयास हुआ था, जो चेन्नई में किया गया। इसके बाद में रासायनिक उर्वरक, जहाँ पर खाद बीज वगैरह बनाए जाते हैं, रासायनिक खाद, यूरिया वगैरह। 1906 में रानीपेट तमिलनाडु में सुपर फास्फेट संयंत्र की स्थापना की गई। ये पहले प्रयास थे जब हमारे भारत में जो किए गए। इसके बाद में इस हेतु 1923 में एक औद्योगिक नीति का निर्माण किया गया, जिसका उद्देश्य औद्योगिक विकास कर विश्व युद्ध की परिस्थितियों से लाभ अर्जन करना था।
1923 में अंग्रेजों के द्वारा ये औद्योगिक नीति का निर्माण किया गया था। इस समय कई उद्योग स्थापित किए गए, लेकिन देश के विभाजन से पुनः भारतीय अर्थव्यवस्था पर वज्रपात हुआ। कहने का मतलब 1947 में हमारे देश का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान और भारत दोनों अलग हो गए, हिंदुस्तान। और इससे क्या है, पुनः दोबारा से कई उद्योग नष्ट हो गए। इसके बाद में जहाजरानी उद्योग, यानी जो पानी के बड़े बड़े जहाज होते हैं, वह उद्योग 1941 में विशाखापट्टनम हिंदुस्तान शिपयार्ड के नाम से स्थापित किया गया। कागज उद्योग में प्रथम मिल जो थी वो पश्चिम बंगाल के श्री रामपुर में असफल थी। उसके बाद में 1879 में लखनऊ में, और उसके बाद 1881 में टीटागढ़ पश्चिम बंगाल में इसके स्थापित की गई कागज बनाने वाली मिल। सूती वस्त्र उद्योग सन 1818 में फोर्ट ग्लास्टर कोलकाता में यह असफल प्रयास था, लेकिन सफल प्रयास देखिए सन 1854 में कावसजी डावर द्वारा मुंबई में प्रथम सफल सूती वस्त्र मिल की स्थापना की गई। ऊनी वस्त्र की प्रथम मिल की स्थापना जो है वो 1876 में कानपुर में लाल इमली के नाम से प्रारंभ की गई। द्वितीय विश्व युद्ध के मध्य में एवं बाद सरकारी संरक्षण के कारण लोह इस्पात, चीनी, सीमेंट, कांच, साबुन, वनस्पति इंजीनियरिंग उद्योगों की स्थापना की गई, जिनका विकास क्या था, सीमित रहा। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात आर्थिक एवं सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सर्वप्रथम 6 अप्रैल 1948 को औद्योगिक नीति घोषित की गई। हमारे भारत में यह औद्योगिक नीति घोषित की गई, जिसका उद्देश्य था प्रादेशिक असंतुलन को कम करना। कहने का मतलब जो उद्योग कहीं पर ज़्यादा लग रहे थे, कहीं बिल्कुल भी नहीं थे, कहीं पिछड़े क्षेत्र थे, तो ऐसा एक प्रादेशिक असंतुलन बना हुआ था। तो इस औद्योगिक नीति का जो प्रमुख उद्देश्य था, प्रादेशिक असंतुलन को कम करना था। यही कारण रहा कि अधिकतर जो सरकारी उद्योग थे वो पिछड़े क्षेत्रों में लगाए गए। भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था के आधार पर अपने विकास को चुना। सन 1950 में राष्ट्रीय योजना आयोग की स्थापना की गई। भारत में सन 1950 में राष्ट्रीय योजना आयोग की स्थापना की गई। इसके द्वारा नियोजित पंचवर्षीय योजनाओं के, नियोजित का मतलब होता है योजनाबद्ध तरीके से, नियोजित पंचवर्षीय योजनाओं के कारण देश में चहुमुखी विकास संभव हुआ और हम आत्मनिर्भर बन सके। इस अध्याय में हम भारत के कुछ महत्वपूर्ण उद्योगों, लोह इस्पात, एल्युमिनियम, सीमेंट, सूती वस्त्र, चीनी एवं इंजीनियरिंग उद्योगों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है लोहा और इस्पात उद्योग, यानी लोहा और लोहे से बनी हुई वस्तुओं का उद्योग। तो देखिए बच्चों, लोहा इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है। ये अन्य उद्योगों का आधार है। कहने का मतलब यह है कि इस लोहे से बनी हुई मशीनें ही अन्य उद्योगों में काम आती हैं, जिसके उत्पादन अन्य सभी वस्तुओं के निर्माण में आवश्यक होते हैं। इसी उद्योग से किसी भी देश के औद्योगिक विकास की नींव पड़ती है। भारत में लोहा पिघलाने, डालने तथा इस्पात तैयार करने का कार्य अत्यंत प्राचीन काल से ही अगारिया जाति ये कार्य करती थी भारत की। इनके द्वारा तैयार किया गया जो लोह इस्पात उच्च क्वालिटी का होता था। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार पश्चिमी एशिया के दमिश्क नगर में तलवारें भारतीय इस्पात से बनती थीं। जो पश्चिमी एशिया है उसका एक नगर है दमिश्क नगर, जो प्राचीन काल में था। उसमें जो तलवारें थे वो भारतीय इस्पात से बनती थीं। दिल्ली में कुतुब मीनार के पास लगा अशोक महान का लोह स्तंभ लगभग 1700 वर्ष पुराना है। यह इस्पात का एक अनूठा उदाहरण है। भारतीय इस्पात का सदियों से सर्दी, गर्मी, बरसात की मार सहकर भी ये वैसा ही है, यानी इस पर जंग नहीं है, इसमें कहीं भी जंग नहीं लगा है। इससे भारत में समुन्नत लोह इस्पात निर्माण की कला के ज्ञान का बोध होता है। आधुनिक ढंग के कारखाने स्थापित हो जाने के कारण भारतीय कुटीर उद्योगों को बड़ा धक्का पहुंचा और भारत निर्यातक से क्या बन गया, आयातक, यानी खरीदने वाला देश बन गया। कुटीर उद्योग नष्ट हो गए औद्योगिक क्रांति के कारण। भारत में लोह इस्पात उद्योग का आरंभ सन 1870 में हुआ। यह जब बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी ने झरिया के निकट कुल्टी, पश्चिम बंगाल में अपने संयंत्र की
स्थापना की। यह कारखाना केवल ढलवा लोहे का ही उत्पादन कर पाया। ढलवा यानी ढालने वाला लोहा। भारत में लोह इस्पात उद्योग की आधुनिक परंपरा वास्तव में जमशेदजी टाटा द्वारा रखी गई। 1907 में सांखजी, यानी जो वर्तमान में जिसका नाम जमशेदपुर है, पहले सांखजी था, नामक स्थान पर एक आधुनिक कारखाना टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसे शॉर्ट में टिस्को कहते हैं, की स्थापना के साथ हुआ। इसके बाद 1919 में वर्णपुर में इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी IISCO की स्थापना हुई। ये दोनों ही इकाइयाँ निजी क्षेत्र की स्थापित की गई थी। सन 1923 तक भद्रावती में विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स की स्थापना मिस्को के साथ सार्वजनिक क्षेत्र की पहली इकाई ने कार्य प्रारंभ किया। भिलाई छत्तीसगढ़ में सोवियत संघ के सहयोग से, इसके अलावा दुर्गापुर पश्चिम बंगाल ब्रिटेन के सहयोग से, और राउरकेला उड़ीसा जर्मनी, पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से स्थापित की गई। इसके बाद में सन 1936 में कुल्टी व हीरापुर के दोनों कारखाने जो है वो इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी में मिला दिए गए। 1953 में वर्णपुर को इसमें शामिल कर लिया गया और इसको की 3 इकाइयाँ कुल्टी, हीरापुर, वर्णपुर हो गईं। चौथी पंचवर्षीय योजना में इन कारखानों की वर्तमान जो क्षमता का अधिक उपयोग होने लगा और सेलम गलत है ये, सलेम तमिलनाडु, विजयनगर कर्नाटक, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में नए इस्पात कारखाने स्थापित हुए। सन 1978 में बोकारो इस्पात संयंत्र के प्रथम चरण के पूरा हो जाने पर इस्पात उत्पादन क्षमता में वृद्धि संभव हो पाई। उसके बाद में 1974 में सरकार ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी SAIL की स्थापना की गई और कंपनी को इस्पात उद्योग में विकास की जिम्मेदारी गई। इसके अंतर्गत भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो, वर्णपुर इन इकाइयों को सम्मिलित करके एकीकृत इस्पात संयंत्रों के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी बनाया गया। 14 जुलाई 1976 को IISCO का स्वामित्व भी सरकार ने अपने हाथ में लेकर सेल में विलय कर दिया गया। संदर्भित विलय 1 अप्रैल 2005 से प्रभावी माना गया है और सेल के अधीन एकीकृत संयंत्रों की स्थापना संख्या 5 हो गई। वर्ष 2014 के अनुसार कच्चे इस्पात के उत्पादन में चीन, जापान, USA के बाद भारत चौथे यानी 86.5 मिलियन टन, 1 मिलियन में 10 लाख होता है बच्चों, तो 86.5 मिलियन टन उत्पादन करके चौथे स्थान पर है। 2015 में यह ऊपर उठकर तीसरे पायदान पर आ गया है। वर्ष 2014-15 में भारत में पिग आयरन का उत्पादन 9.694 मिलियन टन, स्पॉज आयरन का 20.38 मिलियन टन, कुल तैयार इस्पात एलॉय व गैर अलॉय का 91.45 मिलियन टन था, जो 2014-15 में भी भारत ने 9.32 मिलियन टन तैयार इस्पात का आयात किया। वहीं 5.59 मिलियन टन का निर्यात किया गया। इसके बाद में बच्चों हम बात करेंगे कल। आज के लिए इतना ही है। उद्योगों का स्थानीयकरण, ये हम कल बात करेंगे। धन्यवाद।